विद एकदम बेसिक क्वेश्चन इन अ वेरी सिंपल वे कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट आर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। हमने डेरिवेटिव्स का आर्बिट्राज शुरू किया है जो वैसे अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से जो रिस्क आता है वो प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है और रिटर्न आता है करीब 13-14% का। वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट लेवल पे आ चुका है। हाउ वाज द जर्नी लाइक, कैसे स्टार्ट हुआ ये? बचपन से तो ये ख्याल था कि साइंटिस्ट बनेंगे फिजिक्स में। मेरे फादर जो थे वो डॉक्टर थे, तो उनको ऐसा लगता था कि साइंटिस्ट वगैरह बनने में ना कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे यूपी में होता है कि आप आईएएस में चले जाओ, तो मैंने 2 साल आईएएस का एग्जाम दिया, दोनों बार इंटरव्यू में पहुंचा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने कहा कि अब मुझे ये सब नहीं करना है। सो आई वर्कड एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड फॉर द एफआईजी ग्रुप, डिड मेनी global market transactions, complex transactions. So we wanted to do more stuff in the sense of getting into investments and stuff. So me and my partner, we quit the bank and we started working to set up our own AMC. तो क्या आप ये कहोगे कि लाइफ में कुछ ना कुछ पढ़ा है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है? देखिए, ये तो भगवान श्री कृष्ण कह के गए हैं कि जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपको मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। Our regulators are getting very active. हाँ। How will these regulations impact? हमारा ये मानना है कि बिजनेसेस रेगुलेशन को फॉलो करें तो उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है और उनकी तरक्की ज़्यादा होती है। ये सोचना कि रेगुलेशन को बाईपास करें, शॉर्टकट लें, वो उस चीज़ से दूर रहने का, क्योंकि वो भी एक रिस्क है। रेगुलेटरी रिस्क जिसको बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ करी जो रेगुलेशन में नहीं अलाउड थी, थोड़ा ग्रे एरिया था, तो आपने उसको कर दिया, तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आने ही वाली। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं सौरभ सारस्वत। वो एक मैनेजिंग पार्टनर है इन क्वांट सिस्टमैटिक मैनेजर एलएलपी के, एंड वो एडवाइजरी सर्विसेज भी ओवरसी करते हैं उनके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, जो एक कैटेगरी 3 से भी रजिस्टर्ड फंड है। उनका काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 सालों में रिलेशनशिप बैंकिंग में, जहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर, सिटी बैंक ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है। वो एक विजिटिंग फैकल्टी भी है आईआईएम उदयपुर में। तो चलिए जानते हैं ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग। Hi sir, welcome to Upsurge podcast. Thanks. Let's start with your journey. तो आपका एक बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है, फ्रॉम सीनियर रिलेशनशिप बैंकिंग तो अभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो हाउ वाज द जर्नी लाइक, कैसे स्टार्ट हुआ ये? Okay, so I wanted to get into finance and banking. So I had decided to do my MBA. So I joined IIM Lucknow in 2000 and passed out in 2002. I did all the courses that were available in the college for finance. And I had a fairly decent amount of learning, including derivatives, how to do investments, how to manage corporate treasuries and stuff like that. And then I got into banking in Standard Chartered Bank. Earlier it was City Financial. I did some mortgage sales and then got into Standard Chartered Bank, into retail credit of various products. Eventually I realized that my desire to do more hardcore finance was not getting sorted in the retail banking space. So I wanted to get into the global markets piece in Standard Chartered Bank, but it was not very usual for people to move from retail banking to global markets directly. So somebody advised me in the bank that you should get into the FIG space, the Financial Institutions Group. So the Financial Institutions Group is the one where the bank sells its products to other financial institutions, other banks, NBFCs, mutual funds, insurance companies, and so on. I got into it, and then it became very, very interesting for me. So I worked at Standard Chartered for the FIG group, did a lot of transactions, big, complex, hardcore finance deals, and then moved from Standard Chartered to BNP Paribas to had the business for BNP Paribas, the FIG, and did a lot of these non-deal roadshows and did a lot of equity and debt transactions, did many global market transactions, complex transactions. So my desire to do those complex things was quite fulfilled. And we wanted to do more stuff in the sense of getting into investments and stuff. So me and my partner, we quit the bank and we started working to set up our own AMC, which is we applied for a license to SEBI for a category 3 AIF, and we got it and then we started. So that is where we are right now. So that's quite an interesting journey across various divisions. So आपने आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी ऐसे काफ़ी डाइवर्स रहा है, राइट? सो व्हेन वी वर रीडिंग अपॉन इट, सो यू फिजिक्स, मैथ एंड स्टैट्स। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। बचपन से तो ये ख्याल था कि साइंटिस्ट बनेंगे फिजिक्स में। मेरे फादर जो थे वो डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उनको ऐसा लगता था कि यार ये साइंटिस्ट वगैरह बनने में ना कुछ होने वाला नहीं है, पैसे बनाओगे नहीं तुम। तो जैसे यूपी में होता है कि वो बोलते हैं कि आप आईएएस में चले जाओ,
हाँ। तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो मैं आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिजिक्स कर रहा था, तभी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि करो आईएएस का एग्जाम दो। तो मैंने 2 साल आईएएस का एग्जाम दिया, दोनों बार इंटरव्यू में पहुंचा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने कहा कि अब मुझे ये सब नहीं करना है। तो दैट इज़ द रीज़न, उसकी वजह से मैं फिर फाइनेंस की तरफ मुड़ गया। फिजिक्स का स्टोरी खत्म हो गई, इसलिए फाइनेंस उसके बाद शुरू हो गया पूरा पूरा। नाइस। तो हाउ हैज़ दैट एक्सपीरियंस, आपका इतना अलग-अलग पढ़ाई की है आपने, आपको क्या लगता है हाउ डिड इट हेल्प यू हियर? डिड इट एक्चुअली हेल्प यू? देखिए, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ा था वो तो उसमें डायरेक्ट काम आता है। या जो ताज्जुब की बात ये है कि फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बीच-बीच में काम आते हैं। इनफैक्ट एक किताब है बहुत अच्छी सी, कुछ लोग अगर पढ़ना चाहें तो, द फिजिक्स ऑफ फाइनेंस। उसमें कई सारे थियरीज हैं, जो फाइनेंस की जो टॉप की थियरीज हैं उसमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स लगते हैं, और वो कई साल से लग रहे हैं, आज से नहीं लग रहे हैं। तो लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन अगर ये देखना चाहें, डिटेल में घुसना चाहें, तो वो काफ़ी फ़ायदा होता है। बट हाँ, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ा था उसका तो डायरेक्ट फ़ायदा होता है। न्यूमेरिकली अगर आपको चीज़ें देखनी है, क्या पैटर्न्स बने हुए हैं, मॉडल्स क्या हैं, वो देखना आसान हो जाता है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग शार्प हो जाती है अगर आपने उस बैकग्राउंड से आते हो तो। तो क्या आप ये कहोगे कि लाइफ में कुछ ना कुछ पढ़ा है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है? देखिए, ये तो भगवान श्री कृष्ण कह के गए हैं कि जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपको मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो वो तो ये बोल के गए हैं गीता में कि मैं खुद भी नहीं रोक सकता कर्म का फल मिलने से। तो जो भी आपने काम किया है, मेहनत करिए, उसका निष्कर्ष तो मिलना ही है आपको। तो अगर आप अच्छे तरह से मेहनत करते चले जाएंगे तो पक्का ही निष्कर्ष निकलेगा। अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर में आएगा, लेकिन आना तो है ही। सो अभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। आई स्टार्ट विद एकदम बेसिक क्वेश्चन जो काफी रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो नए आ रहे हैं मार्केट्स में, उनको होता है, बिकॉज दे आर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू कि म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी, डेट, इतने सारे एसेट क्लासेस है। तो इन अ वेरी सिंपल वे क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट आर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स? देखिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो है इंडिया में देखा जाए तो 3 तरीके के होते हैं। तो AIF करके सेबी ने 2012 में रेगुलेशन निकाला, और उसने बोला कि हम इंडिया में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को अलाउ करेंगे, और उनके उन्होंने रेगुलेशंस बनाए। तो कैटेगरी 1 होती है, कैटेगरी 2 होती है, और कैटेगरी 3 होती है। कैटेगरी 1 में होता है कि जो एंजल फंड्स और VC फंड्स होते हैं, वेंचर कैपिटल, मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू हो रहा है, तो उसमें अगर पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर्स चाहते हैं तो वो कैटेगरी 1 के थ्रू कर सकते हैं। कैटेगरी 2 होता है जिसमें थोड़ा बिजनेस मैच्योर हो जाता है, और उसमें फिर वो प्राइवेट इक्विटी टाइप का बिजनेस आता है, उस तरह का पैसा कि किसी कंपनी के 400 करोड़ का टर्नओवर है और उस कंपनी को और पैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो उसने अपना कुछ पार्ट बेच के, प्राइवेट इक्विटी कंपनी को बेच के थोड़ा सा इक्विटी कैपिटल आ जाता है। तो वो इंडिया में वो काम होता है कैटेगरी 2 AIF के थ्रू, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू। अब आप आ जाइए कैटेगरी 3 पे। कैटेगरी 3 जो इंडिया में है, वो जो वर्ल्ड में हेज फंड्स होते हैं उसका इक्वलेंट है। तो उसमें वो लेवरेज की रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं। आपको लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग का मतलब खरीद सकते हो, शॉर्ट का मतलब पहले से ही बेच दिया और बाद में खरीद लिया, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज सेबी ने अलाउ करी हुई हैं। तो वो थर्ड वाला जो कैटेगरी है उसमें डेरिवेटिव्स कर सकते हैं आप, लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं आप, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी जो चीज़ है जो बाकी जगह नहीं हो रही है वो आप वहाँ पर कर सकते हैं अप्रूवल के साथ। उसमें खाली आपको जो आपका प्रोडक्ट मेमोरेंडम होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं, और सेबी का अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, और कौन से कैटेगरीज है यहाँ पे? प्राइवेट क्रेडिट की कैटेगरी है कि अगर कोई बिल्डर है या कोई बिजनेस है, उसको पैसा चाहिए लेकिन वो बैंक से पैसा लेना नहीं चाहता है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कलेक्टिवली आकर उसको पैसा दे सकते हैं, राइट? या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ऑप्शंस में, ऑप्शंस और फ्यूचर्स का जो अभी कैटेगरी 3 में है वो थोड़ा कम है। टिपिकली क्या होता है कि वो स्टॉक से ही काम चलाते हैं, स्टॉक्स के फ्यूचर से। तो जो लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी होती है उसमें क्या करते हैं वो कि स्टॉक्स खरीद के एक बास्केट में रखते हैं और दूसरी बास्केट में बेचते हैं, तो उन दोनों के बीच का स्प्रेड को वो पैसा बनाने की कोशिश करते हैं उसकी तरफ। इंटरनेशनली क्या होता है कि बहुत तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं, बट इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है वो इतना डेवलप नहीं है कि उस तरह की सारी चीज़ हो सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो मैक्रो फंड्स होते हैं, ग्लोबल मैक्रो फंड्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो मल्टीपल, कई सारी कंट्रीज़ की करेंसी देखते रहते हैं, इंटरेस्ट रेट देखते रहते हैं कि वहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कैसा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है, क्या मैं ये चीज़ बेच सकता हूँ, अगर उस चीज़ को मैं बेचूंगा तो उससे इस पर क्या असर आएगा, कमोडिटीज़ के प्राइसेस क्या चल रहे हैं,
वो उस कंट्री में कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर प्राइस कम है तो वहाँ से दूसरी जगह बेचा जा सकता है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। वो चीज़ इंडिया में इसलिए पॉसिबल अभी नहीं है क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि पैसा कैपिटल किस तरह से अंदर आ सकता है, किस तरीके से बाहर जा सकता है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्लस टैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो चीज़ बाहर हो रही है बहुत तरीके की, वो अभी इंडिया में नहीं हो रही है। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। इनफैक्ट मैं IIM उदयपुर में एक कोर्स पढ़ाता हूँ हेज फंड्स के ऊपर कि हेज फंड्स इंटरनेशनली कैसे काम करते हैं। तो उसका एक छोटा सा ही परसेंटेज इंडिया में हो रहा है। तो वो पूरा का पूरा सारी स्ट्रैटेजीज तो इंडिया में अभी नहीं आ पा रही है। बट एक बात पक्की है कि अभी जो ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है और धीरे धीरे करके रेगुलेशंस भी खुलते चले जा रहे हैं। तो इंडिया का इंटीग्रेशन जो ग्लोबल मार्केट्स में है इस तरीके से कि हेज फंड्स के स्पेस में ये बढ़ जाएगा। मेरे 2 फॉलोअप क्वेश्चन है इस पे। हाँ। फर्स्ट, आपने मेंशन किया कैटेगरी 2 AIF के लिए दैट्स प्राइवेट इक्विटी इन्वॉल्व। हाँ। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, कैसे काम करता है? देखिए ऐसा है कि आपने एक स्टार्टअप कंपनी खोली। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक स्टार्टअप कंपनी खोली, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा। आपने अपने फ्रेंड से, फैमिली से और कुछ इन्वेस्टर से पैसे लिए थे और वो बिजनेस अच्छा चलने लगा। लेट्स से आपकी 50 करोड़ की सेल्स हो रही है साल की। अब वो 50 करोड़ को आपको लेके जाना है बड़े अमाउंट पे। अब एक तरीका तो ये है कि आपको लोन लिया जाए। आप ये बोलें कि मुझे लोन लेना है और मैं इस लोन को लेके आगे जाके जाऊंगा। लेकिन उस छोटी कंपनी को बैंक्स, NBFCs वगैरह पैसा नहीं देते हैं, लोन नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसमें हम इतना रिस्क नहीं लेंगे। अब आपके जिन लोगों ने पहले पैसा दिया था वो तो खुश हैं कि आपका बिजनेस अच्छा हो गया, बट उनके यहाँ भी कैपेबिलिटी लिमिटेड है कि वो कितना पैसा लगा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस में मुझे करीब 150 करोड़ रुपए आ जाए, मैं इक्विटी कैपिटल ले लूँ। जब ये आएगा तो मेरे में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूँगा, सेल्स मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सब तरीके से मेरे पास खर्चे की कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो उसमें ये होता है कि अब आपके पास ऐसे इन्वेस्टर आते हैं जिनकी इस एक्सपर्टीज़ ये है, तो वो आपके बिजनेस को समझते हैं और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वो प्राइवेट इक्विटी होती है। प्राइवेट इक्विटी का मतलब है कि जो पैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज टाइप के स्ट्रक्चर्स में जा रहा है, जो लिस्टेड कंपनीज में नहीं जा रहा है। तो ये क्या करते हैं प्राइवेट इक्विटी वाले, ये अपना पैसा देते हैं आपकी कंपनी में, आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। टिपिकली क्या होता है कि बोर्ड मेंबर में 2 सीट 3 सीट ले लेते हैं वो, और आपको गाइड करते हैं कि आपके जैसे बिजनेसेस हमने और भी देखे थे, उनमें हमने पैसा लगाया, उसमें ये अच्छा चल रहा था, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों टीम्स मिलके, आपकी जो ओरिजिनल मैनेजमेंट टीम है और प्राइवेट इक्विटी वाली टीम मिलके उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट इक्विटी वालों का पर्पस ये होता है कि हम इस बिजनेस को इस लेवल पे ले जाएं जहां पर इसका IPO हो जाए। मतलब हमारा जो पैसा है वो फिर पब्लिक में इशू हो जाए, पब्लिक इशू हो जाए, IPO हो जाए या फॉलो ऑन ऑफर हो जाए या QIP हो जाए। उसके साथ साथ हमारा पैसा भी रिलीज हो जाएगा और इनका ग्रोथ भी एक हो जाएगा, लिस्टेड बन जाएंगे, लिस्टेड में आ गए। तो जो बेसिकली अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उसमें जो पैसा जाता है वो प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं, अगर बहुत सिंपली समझाया जाता है। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन, आपने मेंशन किया कि कैटेगरी 3 AIF में आप बिल्डर्स को भी पैसे दे सकते हो। हाँ, प्राइवेट क्रेडिट में आप कर सकते हो वो काम। तो उसमें सी वी आर सीइंग कि बिल्डर्स या तो डिफॉल्ट कर रहे हैं, हाँ। या तो आई एम सीइंग टॉप बिल्डर्स आल्सो जो काफी ड्यूरेशन तक उनके टॉप के प्रोजेक्ट्स भी नहीं सेल आउट हो रहा है, या तो कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रही है। हाँ। तो ये सिनेरियो में AIF में रिस्क कैसे इवैल्यूएट करते तो हैं? 2 चीजें हैं उसमें। क्या है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। जो लोग पैसा दे रहे हैं और जो AIF मैनेजर है उनको पता है कि कौन सा बिल्डर अच्छा है, कौन सा नहीं है, तो वो अपना ड्यू डिलिजेंस अच्छी तरह से कर रहे हैं। Okay. तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि बिल्डर्स के जिसके प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, या तो वो ये समझ लेते हैं कि इनका प्रोजेक्ट लास्ट स्टेज में है, ये अगर हम पैसा देंगे इनको तो वो प्रोजेक्ट निकल के फिर बिकने की स्टेज में आ जाएगा, तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम उनको दें, उन बिजनेसेस को दें, उन बिल्डर्स को दें, बिल्डर्स के अलावा बिजनेसेस को भी देते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बैंकों से पैसा भी नहीं लेना चाहते हैं। या तो उनकी बैंक की लिमिट फुल हो गई है, या उनको लगता है कि बैंक में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, ये सिंपल तरीका है, तो उस बिजनेस को 17-18% की कॉस्ट पे ये लोग पैसा दे देते हैं। शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, डिपेंडिंग ये बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। बट ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी से मतलब बैंक, कि आप अपना डिपॉजिट आपने बैंक में दिया, बैंक ने अपने डिपॉजिट, आपके डिपॉजिट का यूज करके लोन दिया, आपने इंटरमीडियरी को हटा दिया बीच में से, आपने बोला मैं खुद कर दूंगा, तो आपने अपना खुद एक इंटरमीडियरी बनाया AIF,
और उसके थ्रू आपने खुद ही क्रेडिट एनालिसिस करी, ओके, खुद ही आपने देखा किसको पैसे देना है और उसको पैसे दे दिया आपने. गॉट इट. दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो अगर मैं एक इवैल्यूएट कर रही हूँ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर, मेरे को मेरा पैसा डालना है, तो एज अ इन्वेस्टर यू नो व्हाट आर द पैरामीटर्स जो मेरे को ध्यान रखने चाहिए, मैं कैसे इवैल्यूएट करूँ ये? देखिए, उसमें एक तो ट्रैक रिकॉर्ड का है. पहले बात तो कि उसने कितने दिनों से, कितने महीने से, कितने सालों से उनका वो बिजनेस चल रहा है. फिर वो टीम जो है उसका पुराना एक्सपर्टीज क्या है. अगर वो टीम एफएमसीजी में काम करती थी और अब इसमें आ गई है तो आप पूछोगे कि भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा. अगर वो टीम बैंकिंग में काम करती थी या किसी म्यूचुअल फंड में काम करती थी या इंडिया के बाहर किसी हेज फंड में काम करती थी और वो टीम इंडिया में आई है और उसने इंडिया में भी आकर अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया है, तो आप उसको उस तरह से कंसिडर करेंगे. तो ट्रैक रिकॉर्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है. प्लस ये देखेंगे उसका एयूएम कितना है, अभी अभी इस समय कितना पैसा है उसके पास. अगर वो छोटा अमाउंट है तो आप बोलेंगे कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो आप बोलेंगे कि चलिए जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है वो लोग पहले इसमें पैसा लगा दें, उसके बाद और बड़ा हो जाएगा, तब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, तब हम पैसा लगाएंगे इसमें. तो आपको ये 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी. ट्रैक रिकॉर्ड, कितना साइज है फंड का, और जो टीम है उसका क्या बैकग्राउंड है. मोटा मोटा 3 चीज़ है. सो इन फाइनेंशियल मार्केट्स इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द रिस्क. जी. आप जब लोगों का Yeah, पैसा yeah, डिप्लॉय कर yeah, रहे हो, yeah. तो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट यू फॉलो टू मिटिगेट द रिस्क? जो एआईएफ कैटेगरी 3 में हम अभी काम करते हैं, हमारे 2 पार्ट हैं हमारी स्ट्रैटेजीज के. एक तो हम काफ़ी दिनों से करीब 12 महीने 13 महीने से कुछ कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज चला रहे थे. उसमें हमने मार्केट रिस्क लिया हुआ था. मार्केट रिस्क का मतलब कि हमने कुछ ऑप्शन खरीदा हुआ है, कुछ बेचा हुआ है, कुछ फ्यूचर खरीदा हुआ है, कुछ बेचा हुआ है, और उसमें हमारा एक अच्छा रिटर्न आ रहा था. लेकिन हमारे कस्टमर ये चाहते थे कि हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है और बेटर हो जाए, कि बहुत कम हो जाए. तो हम उसके ऊपर काम कर रहे थे. तो हमने अभी रिसेंटली क्या शुरू किया है, हमने डेरिवेटिव्स का आर्बिट्राज शुरू किया है, जो वैसे अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है. तो हमारा जो मार्केट रिस्क है वो बहुत कम हो गया है. तो हम एक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं और उसके अगेंस्ट में 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट बेच देते हैं, और उसकी वजह से जो रिस्क आता है वो प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है, और रिटर्न आता है करीब 13-14% का. तो हमारा जो प्रोफाइल है इस समय, जो हमारे फंड का प्रोफाइल है, वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट लेवल पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ रिस्क वर्सेस रिटर्न. कितना आप रिटर्न ले रहे हैं, मिल रहा है आपको, और कितना रिस्क ले रहे हैं आप. तो ये रिस्क का अगर आप एक लार्जर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सारा पूरा ही बिजनेस रिस्क का है. कि आपको रिस्क पहले तो समझ में आना चाहिए, आपको उसको मेजर कर लेना चाहिए, और फिर उसका मिटिगेशन करना चाहिए. पहले तो आपको रिस्क समझना पड़ेगा कि है क्या रिस्क. ऐसा तो नहीं है कि कुछ रिस्क था तो आपने पहचाना ही नहीं. दूसरा, जब आपने रिस्क को पहचान लिया तो आप उसको मेजर करना पड़ेगा कि कितना रिस्क है, ये 10% है, 20% है, 30% है, क्या है, और ये मेरी जितनी एपेटाइट है उसके अलावा ज़्यादा तो नहीं है. अगर वो जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आप मिटिगेट करेंगे कि मैं इसका हेज ले लेता हूँ. बट वो हेज महंगा है या सस्ता है वो भी देखना पड़ेगा. अगर बहुत महंगा हेज ले लिया आपने तो रिस्क तो कंट्रोल हो गया आपका, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो गया. तो ये सारी चीज़ें डायनेमिक होती हैं, तो उसको उस हिसाब से करना चाहिए. हमने क्या किया हुआ है कि हमारे जो सारे ट्रेड्स होते हैं वो कंप्यूटर के कोड्स लिखे हुए हैं, उनसे होते हैं. तो हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट ट्रेडिंग के टाइम पर नहीं होता है. उसका एडवांटेज क्या है कि जब मार्केट में पैनिक हो रहा होता है, इमोशन नहीं है हमारे पास. हमारा जो कंप्यूटर है वो उसका एडवांटेज लेता है. बाकी ह्यूमंस जो टिपिकली ट्रेड कर रहे हैं वो कई बार इमोशनल होके गलत डिसीजन ले लेते हैं. तो हमारा जो कंप्यूटर है वो तो उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करता है कि जो भी मार्केट में शॉर्ट टर्म डिसलोकेशन हुआ है, शॉर्ट टर्म डिसलोकेशन का मतलब कि थोड़ी देर के लिए प्राइस ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, तो हम उसमें ले लेते हैं उसको. तो बड़ा रिस्क कंट्रोल करके चलते हैं. तो अब बहुत ज़्यादा रिस्क कंट्रोल कर देंगे तो रिटर्न कम हो जाएगा, लेकिन आइडिया दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलने का है. तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल मार्केट्स में एक रिस्क है, दूसरा रेगुलेशंस. हाँ. आपका करियर रहा है पिछले 15-20 सालों का, डाइवर्स एक्सपीरियंस यू नो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड देन मैनेजिंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. एंड अगर आप अभी देखोगे काफ़ी सारे नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, आर रेगुलेटर्स आर गेटिंग यू नो वेरी एक्टिव. तो आप क्या देखते हो अभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस में, हाउ विल दिस रेगुलेशंस इम्पैक्ट? सेबी हमारा रेगुलेटर है फंड स्पेस का, और सेबी एक बहुत ही स्मार्ट और सुलझा हुआ रेगुलेटर है. तो सेबी को और उनकी टीम को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या चीज़ में रिस्क है, क्या में नहीं है. और वो इनफैक्ट मार्केट में बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से रेगुलेट करती है. जहाँ पर उनको लगता है रिस्क ज़्यादा है वो रेगुलेशन बढ़ा देते हैं, जहाँ उनको लगता है रिस्क कम है तो वो रेगुलेशन को
नॉर्मल एवरेज लेवल पे रखते हैं। तो हमारा तो ये मानना है, एज फार एज आवर फंड इज कंसर्न, वी आर कंप्लीटली, हमको पूरा ये विश्वास है कि सेबी का रेगुलेशन को हम पूरी तरह से लेटर और स्पिरिट में फॉलो करेंगे। जो लिखा हुआ है वो भी करेंगे और उसके पीछे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। और हमारा ये मानना है कि बिजनेसेस रेगुलेशन को फॉलो करें तो उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है और उनकी तरक्की ज़्यादा होती है। ये सोचना कि रेगुलेशन को बाईपास करें, शॉर्टकट लें, वो उस चीज़ से दूर रहने का है, क्योंकि वो भी एक रिस्क है। रेगुलेटरी रिस्क जिसको बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ करी जो रेगुलेशन में नहीं अलाउड थी, थोड़ा ग्रे एरिया था, तो आपने उसको कर दिया, तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आने ही वाली है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ करेंगे जिसमें रेगुलेशन के लेटर और स्पिरिट में जाएंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। रिगार्डिंग रेगुलेशंस, सेबी का जो रेगुलेशंस हैं वो फिर भी मेरा मानना ये है कि काफ़ी रीजनेबल है और आप उनकी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो दे आर ओपन टू हैविंग डिस्कशंस, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। प्लस हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास एक कंप्लायंस के एडवाइजर्स हैं, एक्सटर्नल एक एंटिटी है जिसने बहुत सारे फंड्स के साथ काम करती है, तो उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है। हम 2 साल का एक्सपीरियंस है, उनका करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 8 साल से देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हमको जब भी डाउट होता है तो हम उनको पूछते हैं और वो हमको एडवाइस करते हैं। उनका एडवाइस जनरली कंजर्वेटिव रहता है कि इसको फॉलो करें इस तरह से, हम उसके एडवाइस को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक उस तरह से देखा जाए तो लाइफ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो रेगुलेटर बोल रहा है वो करते चले जाएं और वो आपको बिजनेस को फैसिलिटेट करेगा, वो रोकेगा नहीं कभी बिजनेस को आपको। दिस इज माय व्यू। सो हमारे काफ़ी इंटरेक्शंस होते हैं लोगों के साथ जिसके पास पैसा है डिप्लॉय करने के लिए, कैपिटल है, बट उनको पता नहीं होता है कि कैसे, कहाँ डिप्लॉय करना है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स करके भी कोई चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज़ की। तो एक नॉर्मल पर्सन को अगर स्टार्ट करना है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस में तो कैसे करना चाहिए? हाँ, तो मैं वो बताता हूँ। देखिए, इंडिया में क्या है, बहुत सारी एसेट क्लासेस अवेलेबल नहीं है। कुछ एसेट क्लासेस जो है कम है। जैसे मैंने बताया आपको, बाहर हेज फंड्स वगैरह जो हैं वो बहुत सारे काम करते हैं। तो आप अलग अलग तरीके के कमोडिटीज में, करेंसीज में और अलग अलग एसेट क्लासेस में, इंटरेस्ट रेट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। इंडिया में लार्जली स्पीकिंग 2 ही कैटेगरीज हैं, एक तो इक्विटी है और एक डेट है। और वो होता क्या है कि इक्विटी में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज उनको लगता है कि मार्केट में पैसा बनाने का वो आसान तरीका है और वो जनरली बुलिश मार्केट में ठीक भी रहता है। डेट पे क्या होता है, उनको लगता है कि सारा पैसा नहीं डालना चाहिए इक्विटी में, तो कुछ पार्ट डेट में डाल देना चाहिए। कई सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बैलेंस्ड फंड लेके आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम आपका पैसा जो है डेट और इक्विटी के बीच में मूव करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट में क्या हो रहा है उस समय। तो ये तो लोगों को सब समझ में आता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है जो इक्विटी के ऊपर फोकस्ड हैं, फिर डेट के ऊपर फोकस्ड हैं। तो ये 2 कैटेगरी तो पब्लिक को जनरली समझ में आती है। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी वो है जो ये कहती है कि इक्विटी का जो रिस्क है और डेट का जो रिस्क है, ये दोनों अलग रिस्क हैं। मेरा रिस्क जो है वो अलग तरीके का है। तो मेरा जो रिस्क है वो इक्विटी के रिस्क से कम है और डेट के रिस्क से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मेरा जो रिटर्न है वो इक्विटी के रिस्क के आसपास आ रहा है। तो वो जो कैटेगरी है उसमें लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, बट वो एक अलग टाइप की कैटेगरी है जिसमें वो मार्केट का जो मूवमेंट हो रहा है, उसके मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है, उससे उसके रिटर्न पर फर्क नहीं पड़ता है। वो उसका रिटर्न 12, 13, 14, 15% के आसपास आता रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगा। आप देखेंगे लास्ट के 1 साल में इक्विटी की कुछ स्कीम्स ने 50% दी हैं, बट ये वाले जो फंड हैं ये फिर भी 14-15% पे ही रहते हैं। लेकिन उसका उल्टा भी एडवांटेज है, जब वो नेगेटिव में चला जाएगा, अगर उससे किसी साल पैसा नहीं बना, मार्केट में 20% का लॉस हुआ है या 10% का लॉस हुआ है, ये फिर भी आपको 13-14% देता रहेगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने 50% इक्विटी में डाला हुआ है, 30% अगर आपने डेट में डाला हुआ है, तो आप अल्टरनेट में करीब 20% डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल करने की वो तादाद में रखेगा। तो ये मेरा मानना है। तो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। डिसएडवांटेज खाली एक ये है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स कैटेगरी 3 में डालने के लिए तो आपके पास मिनिमम 1 करोड़ रुपए का वो सेबी ने डाला हुआ है, और उसका भी कारण ये है कि सेबी ये कहती है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इक्विटी और डेट दोनों से ज़्यादा है। तो उसको समझने के लिए वही पैसा डाले, वही रिस्क ले जिसके पास एक अमाउंट पैसे से ऊपर है। छोटे लोगों को जिनके पास 10 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए के इन्वेस्टर हैं, उनका कोशिश रहता है कि इनको इससे दूर रखें, वो सिंपल वही काम करें जो सिंपल है। तो ये अंतर है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज है
कि 1 करोड़ से नीचे वाले कस्टमर्स को हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज सेबी ने ये भी करी हुई है कि आप पब्लिकली मार्केट नहीं कर सकते इस फंड को। ऐसा नहीं है कि आपने एडवर्टीजमेंट लगा दिया टीवी पर या रेडियो पर कि आइए आइए आइए, जैसे म्यूचुअल फंड के आप देखते हैं सड़क पर बिलबोर्ड लगे रहते हैं बड़े बड़े कि क्या कहते हैं वो म्यूचुअल फंड तो सही है, ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको इंडिविजुअली लोगों के साथ इंटरव्यूज मीटिंग सेटअप करके इंटरव्यू करके उनको समझाना पड़ेगा, और वन ऑन वन मार्केटिंग होती है इसमें। या फिर आप वेल्थ मैनेजर्स के पास जाएंगे और उनके प्रोडक्ट टीम को समझाएंगे, फिर वो अपने कस्टमर से बात करेंगे और जो उसमें से इंटरेस्टेड है वो आपके पास आएंगे। सो B2B इन अ वे, B2B to C, और B2C दोनों चीज हो सकती है। सो इंडिया में अगर आप 8 लाख से ज्यादा कमा रहे हो एनुअली, यू आर इन टॉप 1%। ओके, तो अपना पर कैपिटा इनकम ही इतना कम है अभी, तो ये 1 करोड़ इज अ बैरियर। वी अग्री, राइट? बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी एटलीस्ट फ्रॉम माय व्यू इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत अभी आएंगे, और जो है उनमें एक ट्रैक्शन आ गया है विद जोमेटो, नाइका, ऐसे स्टार्टअप जो लिस्ट कर रहे हैं। तो काफी ईसॉप्स लिक्विडेट होके लोगों के पास पैसा आ रहा है। करेक्ट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, आपको क्या लगता है ये स्पेस में कैसे आएंगे और इन्वेस्टर्स? देखिए, आई थिंक AIF 1 और 2 के बारे में डिटेल्स में मुझे थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैं कि उनका मिनिमम साइज कितना है। बट कैटेगरी 3 में आने का तो एक ही तरीका है कि अगर आपको लेना है तो 1 करोड़ का आएगा। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों की तरक्कियाँ होंगी, बहुत पैसे आएंगे, तो हमारा इन्वेस्टर बेस बढ़ता चला जाएगा। बट ये एसेंशियली चंकी बिजनेस के लिए है कि चंकी पैसा जो आता है उसके लिए है ये। और उसका कारण जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी है, किस तरह से होता है। तो सेबी चाहता है कि जो छोटा रिटेल वाला प्लेयर है उसमें उसको अभी के लिए रुक जाए भी। तो दैट इज द आइडिया। बट इसके बारे में जानते रहना चाहिए। जैसे ही आपके पास लिक्विडिटी आती है तो आपको अगर लगता है कि इक्विटी मार्केट्स उतने एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो डेट में उतना हाई रिटर्न नहीं आ रहा है, तो देन यू शुड कंसिडर दिस स्पेस। मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है ना ये चीज में, अगर पैसा आ गया सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो एक यू शुड गो टू समवन हु जो आपका पैसा बेटर मैनेज कर सके आपसे। बिकॉज मैंने काफी लोगों को देखा है जो उनके लेट 40s 50s में है, बहुत पैसा था बट खुद से मैनेज करने का ट्राई किया एंड सारा गवा दिया मार्केट्स में, मतलब या कोई और पॉन्जी स्कीम में फंस गए। तो आप एक्सपर्ट्स के पास चले जाओ। एक्सपर्ट्स के पास चले जाओ। प्लस जानकारी होना तो बहुत जरूरी है कि आप पढ़ते रहें, सुनते रहें, पॉडकास्ट सुनते रहें कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो इससे क्या होता है कि आपकी जितनी अवेयरनेस होगी तो आप गलत रास्ते पे भटकेंगे नहीं। पैसा मैनेज करने में देखिए 2 प्रॉब्लम होती है खुद मैनेज करने में। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन वो जल्दी वाला जो सिस्टम है कि ह्यूमन बायस है ना कि अब मेरे पास पैसा आ गया है तो मैं जल्दी से उसको बढ़ा देता हूँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, जल्दी बढ़ाने वाले जो चीज़ है उसमें रिस्क है। आपको अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं अगर आपको अपने फीलिंग्स और इमोशन पे कंट्रोल है कि मैं क्या कर रहा हूँ। होता क्या है कि जब एक्साइटमेंट होता है तो उस समय लोग पैसे में ज़्यादा खरीद लेते हैं या ज़्यादा बेच देते हैं। तो दूसरा जो आदमी मैनेज कर रहा है प्रोफेशनल, उसका एडवांटेज ये है कि आप देखिए कि बैंक में या म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस कंपनी में भी जो फंड मैनेजर होता है उसके ऊपर उसका बॉस बैठा होता है। उसका बॉस का काम स्टॉक का सिलेक्शन या इक्विटी या डेट का सिलेक्शन नहीं है। वो कह रहा है कि मेरी जो टीम है ये कर रही है काम। उसके बॉस का काम है उसकी लिमिट सेटअप करना कि वो कितना रिस्क ले सकता है। वो सिर्फ ये देखते रहते हैं कि आपने कितना रिस्क लिया, इसने कितना रिस्क लिया, इसने कितना रिस्क लिया, उसकी परफॉर्मेंस उसके रिस्क लेने के हिसाब से कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो कोई आदमी आगे रोक देगा आपको। अब आप खुद जब मैनेज करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि पीछे कौन है आपको रोकने वाला। आप ही मालिक हो और आप ही एम्प्लॉय हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और उस समय अगर आप भावनाओं में बह गए तो आपका पैसा में नुकसान हो सकता है। दूसरी साइड में वो आदमी जो बॉस बैठा है एम्प्लॉय का, उसको भावनाओं में बहने नहीं देगा वो। तो ये अंतर है दोनों में। या तो आप अपना बॉस ले आए और मैनेज करें पैसा बट वो होता नहीं है। इसमें एक और चीज है, आई फील लास्ट 2-3 साल में काफी नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं मार्केट में। एक अच्छी चीज है, अवेयरनेस बढ़ गई है। वो एक हिंड्रेंस नहीं है अभी इन्वेस्ट करने का। ठीक है, बेसिक्स आर सेट की हाँ ठीक है मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टिंग तो करनी है, पैसा अगर ग्रो करना है तो। उसकी नेगेटिव व्हाट आई फील इज ये जो लास्ट 3 इयर्स में बुल रन ही रहा है ना, वो इम्पैक्टेड इन अ रॉन्ग वे। आई फील लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई कि मार्केट्स परपेचुअली ऊपर ही जाने वाले हैं। वैसा नहीं होगा। तो इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेसेस, राइट, जहाँ पे लॉक इन पीरियड्स होते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल। मतलब बेसिक ELSS फंड में आप देख लो 3 इयर्स का लॉक इन होता है, नहीं मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा, 3 साल पैसा अटक जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस में लिक्विडिटी कंसिडरेशंस कैसे काम करता है?
देखिए, दो तरीके हैं। इसमें क्या होता है, एक तो क्लोज एंडेड फंड होते हैं जो आपसे बोलते हैं कि मुझे 3 साल के लिए पैसा दे दीजिए, या 1 साल 2 साल जो भी उनका पीरियड है, और मैं उस पीरियड में आप मुझे करने दीजिए आराम से काम, और मैं आपको उसके बाद रिटर्न दे दूंगा। तो वहां पर तो क्लियरली आपकी लिक्विडिटी चली गई। हमारे जैसे फंड जो है, हमारे ओपन एंडेड फंड है। तो ओपन एंडेड फंड्स में क्या होता है कि हर महीने की वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपको। तो आपका पैसा कभी फंसा ही नहीं है। तो आपका पैसा हर महीने आप डाल सकते हैं, नया पैसा डाल सकते हैं, हर महीने निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो होता है डेली लिक्विडिटी होती है, तो वो तो बिल्कुल ही परफेक्शन लेवल पे है कि आपने रोज हर दूसरे दिन तीसरे दिन निकाल के डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारा वाले जो ओपन एंडेड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं हमारी कैटेगरी के, उसमें लिक्विडिटी का इतना कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एक महीने में तो काफी लोगों का थोड़ा होराइजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक महीने पहले नोटिस दे दो तो अगले महीने पैसा आ जाएगा। तो हाँ, बट क्लोज एंडेड में अगर आप डालेंगे तो आपको वो पैसा डालना है क्लोज एंडेड में जो आपको पता है कि अभी रिसेंटली मेरे पास आने वाला ऐसा And I don't need that इमीडिएटली money. नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी आ रही है और आप कह रहे हैं कि मेरा पैसा तो क्लोज एंडेड में पड़ा हुआ है। तो वो आपको अपने थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग का पॉइंट है वो। Got it. Yeah. So इसमें if I have to draw some parallels, right? अगर नॉर्मल इन्वेस्टर अगर उसको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, उनका अप्रोच रहता है इक्विटी कर दिया, डेट, मैंने थोड़ा हाइब्रिड फंड्स में पैसा डाल दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, बियॉन्ड दैट कोई ऑप्शंस नहीं रहता है उनके पास। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे काम करता है? तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की जैसे आपने कहा अभी कि अगर इक्विटी मार्केट अभी तो ऊपर जा रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी वो स्टेबल हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे 2008 में मार्केट जब गिरे थे तो उसके बाद 2011-12 तक वो एक ही जोन में थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। उस समय तो थे नहीं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। बट अगर आगे जाके खुदा ना खास्ता ऐसी चीज दोबारा आती है, मैं तो नहीं चाहूंगा आए, क्योंकि लोगों को जनरली शुड बी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स, बट उस समय ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आपको 13, 14, 15% देते रहेंगे। लेकिन आपको वो वाले उसमें अगर इक्विटी में जाएंगे तो आपको या तो फ्लैट हो रहा होगा या थोड़ा सा लॉस हो रहा होगा। तो अभी तो इंडिया में वो सिचुएशन नहीं है, बिकॉज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है जो गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है, उससे अगले 10-12 साल यू कैन सी दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ द मार्केट बीइंग इन अ ब्रॉड बुल रन, बिकॉज इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रीज और आ रही हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता चला जा रहा है। इन सब की वजह से अगले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में ग्रोथ आने वाली है। बट किसी कारण से अगर बीच में कुछ रह जाता है तो वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वाला जो स्कोप है वो आपको फिर भी रिटर्न देता रहेगा। देखिए, एक और भी चीज़ है कि अगर आप देखें लॉन्ग टर्म इक्विटी जो है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि मार्केट हमेशा तो ऊपर नहीं जाता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इक्विटी का रिटर्न देखें तो वो 12-14% के आसपास आता है। तो अगर आपको वो 12-14% अभी मिल रहा है हर साल में, और ब्रॉडली लग रहा है मिलता रहेगा, तो आप ये अभी धीरे जा रहा है, ये उसको कवर कर लेगा इवेंचुअली ओवर अ 10 ईयर पीरियड। ऑल्टरनेट फंड्स का भी वही रिटर्न होगा जो इक्विटी के जो रिटर्न है। इकलौता चैलेंज एक और यहाँ पर ये है कि बीच में टैक्स आ जाता है। इनके ऊपर जो टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म इक्विटी के ऊपर टैक्स लगता है वो अलग अलग है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में टैक्स थोड़ा ज्यादा लगता है, करीब 39% लगता है, जो यूजुअली 30-33% होता है। प्लस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो कैपिटल गेन्स है वो करीब 10% है। तो वो बेनिफिट जो है वो तो उसमें है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगेन एज आई सेड, डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आई थिंक 15 से 20% आपको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में कंसिडर करना चाहिए आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, अगर आप कर सकते हैं तो आपका करियर फिनेंस में ही रहा है, आप IIM में लेक्चर्स भी देते हो, तो ये पूरी इंडस्ट्री ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में आपने क्या चेंजेस देखे हैं? इसमें फ्यूचर क्या लग रहा है, क्या होगा इसमें? इंडिया में बहुत स्कोप है, बिकॉज काफी चीजें आपने मेंशन करी, अभी तो अलाउड भी नहीं है, तो इसका फ्यूचर कैसा होगा? देखिए, कुछ तो कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, हमारे जैसी कैटेगरीज का AUM बढ़ता चला जाएगा, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ता चला जाएगा। सेबी धीरे धीरे देखते हुए रेगुलेशंस को थोड़ा सा आसान कर देगी, तो वो चीज़ भी बेनिफिट करेगी, नई कैटेगरीज आएंगी। तो एक इन्वेस्टर को एक जनरल अवेयरनेस होगी कि इक्विटी है, डेट है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जनरल बढ़ेगी, और आई थिंक मार्केट का साइज ओवरऑल बढ़ता चला जाएगा। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लग रही है कि कुछ पैसा इक्विटी और डेट से फ्लो करेगा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो साइज है वो थोड़ा सा इसका बढ़ेगा, रिलेटिव ग्रोथ ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स विल बी स्लाइटली हायर देन द ग्रोथ इन द केस ऑफ इक्विटी एंड डेट फंड। और अगर टैक्सेशन के मामले में अगर उसका किसी कारण से अगर वो बराबरी पे आ जाए, अभी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो 3 कैटेगरी है
उसमें टैक्सेशन में थोड़ा सा इशू है, वो पास थ्रू नहीं है। पास थ्रू मतलब कि अगर उसमें लॉस हुआ या गेन हुआ तो इन्वेस्टर को उसके बाद ही पता चलता है, फंड के लेवल पे ही हो जाता है। इन्वेस्टर को क्या टैक्स का स्लैब है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो चीज़ हो जाएगी तो थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, बट अभी तक तो वो नहीं हुआ है। उसके अलावा फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो, उसमें उसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज लॉट ऑफ टैलेंट विल देन कम टू इंडिया। बाहर से लोग आएंगे जिन्होंने बहुत सारा पैसा मैनेज किया, मैक्रो ग्लोबल फंड्स में काम किया हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट में किया हुआ है, एक मार्केट न्यूट्रल फंड्स होते हैं उसमें काम किया है, वो आके इंडिया में वो सारी चीज़ें करेंगे। तो मार्केट न्यूट्रल फंड्स क्या होता है? मार्केट न्यूट्रल लॉन्ग शॉर्ट की तरीके से होता है, लेकिन उसमें खाली होता है कि आपने देखिए मैं आपको दो प्रैक्टिकली सिमिलर है, बट उनके अंतर बता देता हूँ। लॉन्ग शॉर्ट में क्या होता है कि आपने 130%, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपने 130 रुपये के स्टॉक्स खरीद लिए लेवरेज करके, और आपने 30 रुपये के स्टॉक्स बेच दिए, तो घूम घाम के तो 100 ही हो गया, लेकिन आपका लॉन्ग बायस बहुत हाई है। इक्विटी मार्केट न्यूट्रल में क्या होता है कि आपने अगर 100 रुपये हैं तो 50 रुपये के आपने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं और 50 रुपये के आपने स्टॉक्स बेचे हुए हैं, शॉर्ट सेल बोलते हैं जिसको। तो या तो फ्यूचर से कर दें उसको बेच दें, तो वो दोनों के दोनों पोर्टफोलियो सिमिलर होते हैं साइज में, लेकिन उन दोनों के बीच में अंतर ये होता है कि जो खरीदा हुआ है आप ये मान के चलते हो उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी, और जो बेचा हुआ है उसमें ग्रोथ कम होगी। तो जब दोनों मार्केट ऊपर जब जाएगा तो ये वाला ज़्यादा पैसा बनाएगा, इसका लॉस कम होगा, और वो जो नेट पैसा है वो आपका बनेगा। इसी तरह से जब मार्केट नीचे गिरेगा तो जो ऊपर वाला जो आपने बेचा हुआ है वो ज़्यादा नीचे गिरेगा, और जो आपने खरीदा हुआ है वो कम नीचे गिरेगा, तो फिर उसमें ज़्यादा पैसा बनेगा, इसमें लॉस कम होगा। तो दी आइडिया है कि दोनों सिचुएशन में आपके पास वो एक नेट पैसा बनता रहेगा, बट सारा उसमें जो एक्सपर्टीज़ है वो इन दोनों बास्केट्स को चूज़ करने में है। अगर आपने ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है खरीदने के लिए जो बहुत अच्छे नहीं हैं या जिनका ग्रोथ पोटेंशियल कम है, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो आपको बेचना वो है जिसका ग्रोथ पोटेंशियल कम है, आपको खरीदना वो है जिसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये इक्विटी मार्केट न्यूट्रल है, ये बहुत चलता है इंटरनेशनली, बिकॉज मार्केट ऊपर नीचे जाते रहते हैं, वो फिर भी अपना एक स्टडी रिटर्न देता रहता है। तो लॉन्ग शॉर्ट है, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। मैक्रो फंड्स की तो बात अलग है, उनकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। फिर और भी तरीके के फंड होते हैं, मोमेंटम वाले फंड होते हैं जिसमें ट्रेंड फॉलोइंग होती है, जिसमें वो कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि अब ये मार्केट ट्रेंड में जा रहा है, तो जब तक मार्केट ट्रेंड में रहता है वो खरीदते रहते हैं। अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, उनको लगा कि अब ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट रहता है। उसको बोलते हैं CTA बोलते हैं टिपिकली, कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर। तो कमोडिटी वर्ड से लगता है कि खाली कमोडिटी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सब कुछ सारे एसेट क्लासेस ट्रेड करते हैं। तो CTA बोलते हैं उसको, पहले से चल रहा है। नाम उसका कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर इसलिए है क्योंकि शुरुआत उसकी कमोडिटीज बिजनेस से हुई थी। बट इस तरह की चीज़ें अभी इंडिया में धीरे धीरे आ रही हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि निफ्टी 50 का एक मोमेंटम इंडेक्स है, उसके ऊपर कुछ इंडेक्स के ऊपर कई म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्कीम्स बना रखी हैं। वो थोड़ा सिमिलर है इसके, जो ये बात कर रहे हैं कि वो मोमेंटम को ड्रिवन करता है। अगर कोई चीज़ जा रही है ऊपर तो उसको खरीदने लगते हैं, अगर वो नीचे आ रही है तो उसको बेचने लगते हैं। तो यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स, दिस इज हाउ इट इज। तो थोड़े कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? कॉमन मिसकंसेप्शन एक तो डर है कि किस तरीके का रिस्क है, आपको रिस्क ही नहीं समझ में आ रहा है। हम अपने क्लाइंट्स को जब समझाने की कोशिश करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि उनको समझ में आना बंद हो गया है, क्योंकि उनका अगर उस तरह का फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है तो उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स लोगों को अब काफ़ी समझ में आने लगे, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। बट अगर आप उनके स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दें उनको मिक्स करके, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो क्लाइंट कहता है कि अपने वेल्थ मैनेजर को कि यार आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे समझा दो, आप बता दो कि करना है कि नहीं करना है। तो हमारा पर्पस ये होता है कि क्लाइंट को समझाने के साथ साथ उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनको भी समझाएं। बट रियलिटी ये है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो वेल्थ एडवाइजर को भी पूरी तरह से ना तो आप बता पाओगे, ना पूरी तरह से वो समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट का एलिमेंट आता है कि ये जो कर रहे हैं इनको पता है और ये क्या रिस्क ले रहे हैं। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा वो है कि उनको डर लगता है कि रिस्क क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा जो ऊपर जाने की जगह नीचे ही चला जाए। इक्विटी का रिस्क तो उनको समझ में आता है, मार्केट ऊपर जा रहा है हमारा पैसा ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है हमारा पैसा नीचे, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डेट तो कि हाँ ठीक है चलो डेट में पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, वो डेट में भी एक्चुअली थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है जो जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आती है। डेट पे 2-3 तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब अपने ऑफिस जाता था
2015-16 के आसपास, तब ये दीवान हाउसिंग के बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे रहते थे DHFL के कि 10,000 करोड़ का NCD। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, क्योंकि हम लोगों ने उसकी बैलेंस शीट वगैरह एनालाइज करी हुई थी कि इतने किस लिए लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य होता था कि ये तो थोड़ा क्रेडिट रिस्क इसमें बहुत हाई है, और किस चीज़ के लिए डाल रहे हैं। 1% 1.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है पैसा, इसलिए डाल रहे हैं। वो 1.5% एक्स्ट्रा मिलने के लिए आप क्या रिस्क ले रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है। आप कैपिटल रिस्क ले रहे हैं। कैपिटल रिस्क ले रहे हैं मतलब आपने 100 रुपए डाले, सोचा आपको कि 110 मिलेंगे मुझे साल के अंत में। यहाँ पर वो 110 तो भूल जाइए, अभी वो 85 रह गया या 80 रह गया, आपका पैसा ही चला गया। ऐसे फिर दोबारा इसका इशू आया। तब मैंने किसी को फोन करके पूछा, मैंने भाई कौन लोग बेच रहे हैं और कौन लोग खरीद रहे हैं। बोले सर बढ़िया रिटर्न आ रहा है। तो क्रेडिट रिस्क लोगों को उसका नहीं समझ में आ रहा था, और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे जब डिफॉल्ट हुआ तो बहुत सारा पैसा चला गया। दूसरा रिस्क डेट में क्या होता है, ड्यूरेशन रिस्क होता है कि अभी आपने लंबे समय का बॉन्ड खरीद लिया, किसी ने बोला कि आप 10 साल का बॉन्ड खरीद लीजिए, और किसी कारण से इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए। आपने गलत टाइम पर साइकिल में खरीद लिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए। तो या तो आप उस 10 साल के बॉन्ड को बोलो कि मेरा 10 साल तक का पीरियड है और मैं 10 साल में बेचूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लॉस आएगा छोटे पीरियड के लिए, आप उसको बोलो मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तो उसको 10 साल के लिए अपने बुक पर रखा हुआ है, विच इज फाइन। अगर आपका इंटेंशन था कि 2 साल 3 साल में बेचने वाला हूं उसको मैं, तो उसकी आपकी वैल्यू ही कम रह जाएगी। वो ड्यूरेशन रिस्क बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं उस बॉन्ड की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो वो जो ड्यूरेशन रिस्क है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। फिक्स्ड इनकम का एक कॉन्सेप्ट है, उनको लगता है पैसा दिया है डेट में तो आ रहा है, इंटरेस्ट रेट के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में बेचना है तो आपको लॉस हो जाएगा उस समय, और वो काफ़ी लॉस हो सकता है, 4-5% हो सकता है। तो वो थोड़ा शॉकिंग लगता है लोगों को कि कैसे लॉस हो गया, डेट पे कैसे हो सकता है। बट वो सब चीज़ें थोड़ी डिटेल में, द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इंक्लूडिंग द AIF का इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन, Yeah. तो अगर एक न्यू इन्वेस्टर है जिसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आना है, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? पहले तो जानकारी रखें, खूब पढ़ें उसके बारे में, जितना पढ़ सकते हैं। आपके वेल्थ एडवाइज़र जो हैं उनसे पूछें, और ट्रैक रिकॉर्ड देखें फंड मैनेजर का, ये देखें उनकी टीम कैसी है, और ये देखें कि वो जो कर रहे हैं क्या वो रिस्क आपको समझ में आता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस आप उसमें तब इन्वेस्ट करें 1 करोड़ रुपया जब आपके पास नेटवर्थ आपका 5 करोड़ या से उससे ऊपर है। तो आप सारा पैसा इनिशियली उसमें ना डालें, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा रखें पहले अपना, और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा जो आपको फिर लगता है कि अब ये थोड़ा सा मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो वो रिस्क को समझने के बाद फिर आप उसमें चूज करें कि मैं किधर की तरफ जाना चाहता हूँ। तो आई थिंक अपने पैसे का ख्याल बिल्कुल ऐसे ही रखें जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, प्यार से, और बिल्कुल रिस्क कम करते हुए। रिस्क लेना जो है, अगर आपको लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिस्क ले रहे हैं, और उसके दूसरी साइड में कितना रिटर्न आ रहा है। अगर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है और रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो सही नहीं है। रिटर्न अगर कम है और रिस्क ज़्यादा है, वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो रिस्क को कंट्रोल करके रिटर्न देखें, तो वो बहुत ज़रूरी है, मेरा तो ये मानना है। अगर ऐसा रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा। Got it. Thank you so much, You're sir. welcome. I have learned a lot and I hope हमारे viewers भी काफी कुछ सिखाओ alternative investment Yeah. space के बारे में. Yeah. Very happy to Yeah. host you. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot, Shraddha.